Good morning, students. Today we are studying chapter 7 of class 8, conservation of plants and animals. कैसे प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, कंजर्व करते हैं एंड एनिमल्स को. In this chapter we will learn about biodiversity in nature कि एक एनवायरनमेंट में, एक नेचर में टाइप्स ऑफ एनिमल्स या टाइप्स ऑफ प्लांट्स या अलग अलग टाइप्स की प्लांट्स की वैरायटी के बारे में पढ़ेंगे. डिफॉरेस्टेशन, इट मीन्स क्लियर ऑफ लैंड, फॉरेस्ट को कटिंग करना. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को कंजर्व करना यानी प्रोटेक्ट करना. बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड स्पीशीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड अबाउट टाइगर प्रोजेक्ट. In this chapter we will learn all these things. Now start with the introduction. जब हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ जो हमें यूज़ आ रही है या एनवायरनमेंट से मिल रही है, जैसे एयर हुई, वाटर हुआ, ये सारी जो चीज़ें हमें यूज़ में आ रही है, ये क्या है, हमारे लिए एक रिसोर्स है और ये नेचर से मिल रही है तो ये नेचुरल रिसोर्सेज है. बट जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ओवर लोडेड होती जा रही है, तो क्या हो रहा है, ये सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते जा रहे हैं. तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं तो ये लिमिटेड अमाउंट में रह जाएंगे या तो फिर एकदम फिनिश हो जाएंगे. तो हमें क्या करना है, इन नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्टेज नहीं करना है और बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना है, तब जाके ये चीज़ें प्रोटेक्ट होंगी, इट मीन्स कंजर्व होंगी. दैट्स वाई हमारे पास जो नेचर है हमारा वो ब्यूटीफुल रहेगा. हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करेंगे या उनका वेस्टेज कम करेंगे, वो भी उसका एक तरह से कंजर्व ही हुआ. सो इन दिस चैप्टर हम सारा वही कंजर्वेशन के ऊपर पढ़ेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे कंजर्व किया जाता है. प्लांट्स को कंजर्व करने के लिए हम डिफॉरेस्टेशन को रोकेंगे. एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए हम नेचुरल पार्क, सेंचुरीज ये बनाएंगे. Aims of conservation: to maintain the essential ecological process and the life support systems such as air, water, land, flora means plants and fauna means animals. मेंटेन करना इकोलॉजिकल प्रोसेस को विद द लाइफ सपोर्ट सिस्टम. ये जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, वाटर, लैंड, फ्लोरा, फ्यूना, ये जितनी भी चीज़ें इनको मेंटेन करना, इनको एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस के लिए बचा के रखना. These life support systems are interconnected, interdependent and interrelated. ये जो हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम है यानी जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इंटर रिलेटेड भी करते हैं, एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं. Hence the deterioration of one will affected the rest of other elements of life support system. अगर एक भी जो एलिमेंट है, लैंड, वाटर, फ्लोरा, फ्यूना, अगर कोई भी एक अफेक्टेड होता है, कोई भी अफेक्टेड होता है तो ये पूरे लाइफ सिस्टम के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अफेक्ट करता है, बिकॉज ये इंटरकनेक्टेड, इंटररिलेटेड है. इसलिए टू इंश्योर द प्रॉपर एंड प्लान्ड यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट दीज आर कंटिन्यूसली अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन. हमें किसी भी नेचुरल रिसोर्स को प्लान्ड और प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए ताकि वो हमेशा कंटिन्यूसली अवेलेबल रहे हमारे यूटिलाइजेशन के लिए. अगर हम उसे प्रॉपर वे में यूज़ नहीं करेंगे, वेस्टेज ज़्यादा करेंगे, तो वो हमेशा कंटिन्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं रहेगा यूटिलाइजेशन के लिए. टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, प्रिजर्व करना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को या जितनी भी हमारी जो विविधताएं हैं एनिमल्स में या प्लांट्स में, उनको प्रिजर्व करना, उनको बचा के रखना. डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज. फॉरेस्ट इज़ अ इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. फॉरेस्ट एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. हाउएवर द फॉरेस्ट आर अंडर ग्रेट थ्रेट. जबकि फॉरेस्ट उसके बाद भी
एक थ्रेट यानी कि बहुत बड़े खतरे में है। द ट्रीज आर बीइंग कट टू मीट वेरियस ह्यूमन नीड, ट्रीज़ को काटा जाता है ह्यूमन की वेरियस नीड्स को पूरा करने के लिए। द क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट, कटिंग ऑफ ट्रीज यानी कि फॉरेस्ट को क्लियर करना, ट्रीज़ को काट देना, एंड यूजिंग द क्लियर लैंड फॉर पर्पस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। अगर लैंड को काट दिया है उसको फिर किसी पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। वाई डू वी क्लियर फॉरेस्ट, हम फॉरेस्ट को क्लियर क्यों करते हैं या ट्रीज़ को क्यों काटते हैं। वेरियस पर्पस फॉर विच ट्रीज आर कट आर एज फॉलोज, अब हम क्यों करते हैं उसके वेरियस पर्पस हैं, बहुत सारे पर्पस हैं, हम देखते हैं। बिल्डिंग हाउसेस फॉर इंक्रीज पॉपुलेशन, जो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है उनके लिए बिल्डिंग या हाउसेस बनाना, इसलिए हम ट्रीज़ को कट करते हैं, लैंड को क्लियर करते हैं। डेवलपिंग इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए। क्रिएटिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए भी हम लैंड को क्लियर करते हैं। यूजिंग वुड एज अ फ्यूल में के रूप में वुड को जब यूज़ करते हैं तो अब जब काटेंगे तब वो हमारे यूज़ में आएगी। यूजिंग वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर बनाने के लिए जो वुड यूज़ होती है उसके लिए भी हम इसे काटते हैं। सम नेचुरल कॉजेज़ फॉर डिफॉरेस्टेशन, ये तो जो हमने ऊपर पढ़े ये तो मैन मेड कॉजेज़ है। अब नेचुरल कॉजेज़ में क्या है, फॉरेस्ट फायर, जंगलों में जो आग लगती है, एंड सर्वर ड्रॉट्स यानी सूखा पड़ जाना जिसकी वजह से प्लांट्स और उनको वाटर प्रॉपर टाइम पे नहीं मिल पाता है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अब इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है। लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन हैज़ रिजल्टेड इन मैनी प्रॉब्लम्स फॉर मैनकाइंड, अब लार्ज स्केल पे अगर हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया यानी लैंड क्लियर कर दी, ट्रीज़ कट कर दिए, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है ह्यूमन बींग्स को। इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ रिजल्टिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग, अब क्या होगा, अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाएगा जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग होगी। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल हैज़ रिजल्टेड इन डिप्लीटेशन ऑफ वाटर वेपर that has affected cloud formation on thus resulting in less rainfall। अगर हम ट्रीज़ को कट कर रहे हैं लार्ज स्केल पे तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि वाटर वेपर है वो बनना बंद हो जाएगी, वो नहीं बनेगी। दैट अफेक्ट वो हमारे क्लाउड्स को अफेक्ट करेगी, जो क्लाउड्स बनते हैं, और अगर क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो लेस रेनफॉल यानी कि रेनफॉल भी कम होगा। डिफॉरेस्टेशन डिक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, डिफॉरेस्टेशन क्या करता है, जो वाटर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है सॉइल में उसको भी कम करता है। एंड डिक्रीज द फिल्ट्रेशन रेट ऑफ वाटर इनटू ग्राउंड, और जो इनफिल्ट्रेशन होके जो पानी जो हमारा ग्राउंड जो कि ग्राउंड वाटर है वो भी जो है उसकी रेट भी कम होती जाती है। डिक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल भी कम होता जाता है। एनिमल बिकम होमलेस, एनिमल्स होमलेस हो जाते हैं क्योंकि हमारे जितने भी एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं। अब फॉरेस्ट कट जाते हैं, क्लियर लैंड हो जाती है तो एनिमल्स भी होमलेस हो जाते हैं। द डिक्रीज इन रेनफॉल इज लीडिंग टू डेजर्टिफिकेशन, अगर रेनफॉल कम हो गया, जैसे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो रेनफॉल कम हो रहा है, उससे क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन हो जाता है। डेजर्टिफिकेशन एज ट्री एंड प्लांट्स डाई, डेजर्टिफिकेशन यानी कि डेजर्ट एरिया बन जाता है जिसमें प्लांट्स और एनिमल नहीं रह सकते हैं। फ्यूवर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन, कुछ ट्रीज के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल इरोजन होता जाता है। द टॉप फर्टाइल सॉइल इज कैरिड अवे एक्सपोजिंग द लोअर लेवल हार्ड एंड रॉकी लेयर विच इज़ लेस फर्टाइल, अब क्या होता है, सॉइल इरोजन ज़्यादा हो गया तो जो फर्टाइल लेयर है, ऊपर वाली जो सॉइल की लेयर है वो कैरी अवे हो मतलब कहीं और चली जाती है रेन के साथ, और जो दूसरी या एयर के थ्रू वो ब्लो करके चली जाती है, बट और उसकी जो नीचे की रॉकी लेयर जो कि लेस फर्टाइल है वो आ जाती है जिससे कि डेजर्टिफिकेशन हो जाता है। ओवर अ पीरियड
ऑफ टाइम फर्टाइल लैंड गेट कन्वर्ट इनटू डेजर्ट. इस टाइम पे वो एक लैंड डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है. दिस इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन. इसे ही हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं. A number of useful products obtained from trees are also lost when the trees are cut. जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हमें ट्रीज के थ्रू मिल रहे थे वो भी हमें अब उनका भी लॉस्ट होता जा रहा है, वो भी हमें नहीं मिलेंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज biodiversity and biosphere. The term biodiversity or biological diversity refers the variety of organism in essential plants, animal and microorganism existing on earth. Biodiversity या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इट मीन्स ये इस वर्ड का मीन्स है कि वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. इस अर्थ पे कितनी वेराइटी है ऑर्गेनिजम्स की, वो चाहे प्लांट्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या एनिमल्स हो. बायोस्फीयर रेफर्स that part of world where living organism exist or the region on अर्थ विच सपोर्ट लाइफ. बायोस्फीयर जो वर्ड है उसका मीन्स होता है कि जहाँ पर इस अर्थ में लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं या एग्जिस्ट करते हैं या उस रीजन पे रह रहे हैं जिनसे उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं. द मोस्ट सीरियस थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी लॉस कम फ्रॉम हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. जो मोस्ट सीरियस थ्रेट है यानी जो मोस्ट सीरियस खतरा है बायोडाइवर्सिटी को, लॉस कम टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, यानी कि जो हैबिटेट है या जो एनिमल्स का या किसी का भी उनका हैबिटेट, उनका जो एरिया है रहने का, वो लॉस होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है. हैबिटेट डिस्ट्रक्शन टेक प्लेस ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन. अब जैसे हमने बात करी थी कि डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो एनिमल होमलेस हो रहे हैं, तो उनका हैबिटेट, उनकी जो रहने की जगह है, आवास है, वो ख़त्म होता जा रहा है. कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स को अगर कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, उसकी वजह से भी ये सब होता है. सिटीज़, इंडस्ट्रीज, क्रॉप लैंड, माइंस आर एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़, ये सारी एक्टिविटीज़ क्या करती है, इसको हैबिटेट को ख़त्म करती जाती है, जो एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके. एक्सटिंक्शन रेफर्स टू डिसअपियरेंस ऑफ स्पीशीज़. एक्सटिंक्शन वर्ड का मीन्स होता है कि किसी भी स्पीशीज़ का डिसअपियर यानी कि गायब हो जाना या प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो जाना. अ स्पीशीज़ वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रिट्रीव्ड. अगर एक बार एक स्पीशीज़ लॉस्ट हो जाती है तो वो दोबारा नहीं आ सकती. इन सिंपल वर्ड्स, द स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज़. अगर कोई स्पीशीज़ या प्लांट स्पीशीज़ या एनिमल स्पीशीज़ ऑलरेडी लॉस्ट है, पहले से ही ख़त्म हो चुकी है, तो वो क्या होगी, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ होगी. फॉर एग्जाम्पल, एंटायर पॉपुलेशन ऑफ डूडो, अ यूनिक बर्ड ऑफ मैरिटिस was killed by natives for food in 17th century and the bird become extinct. अब क्या हुआ था, 17th सेंचुरी में फूड के लिए इसको किल किया गया था. अब ये उस टाइम में बहुत कम अमाउंट में थी, तो ये बर्ड जो है, एक यूनिक बर्ड, वो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है, यानी कि इसकी एक भी स्पीशीज़ अब नहीं है, ख़त्म हो चुकी है, डिसअपियर हो चुकी है. इन आवर ओन कंट्री we have similarly lost forever about 35 species of wild mammals. हमारी खुद की कंट्री में 35 मैमल स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी है. 95 ऑफ वाइल्ड बर्ड्स एंड सेवरल ऑफ अदर वाइल्ड एनिमल्स. इसके 95 वाइल्ड बर्ड की स्पीसीज़, जंगली बर्ड्स की स्पीशीज़ ख़त्म हो चुकी है, और उसके अलावा कुछ और अदर वाइल्ड एनिमल्स. फॉर इंस्टेंट द 2-horned राइनोसॉर एंड ऑफ सुंदरबंस. इंस्टेंटली 2-horned जो राइनोसॉर्स थे सुंदरबन के, इंडियन चीतास, साइबेरियन टाइगर, गोल्डन लंगूर, हिमालयस क्वाली, पिंक हेडेड डक, गोल्डन ईगल एक्सेट्रा, ये सारे रिसेंटली इंस्टेंट हमारे कंट्री से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. हैव ऑलरेडी डिसअपियर्ड फ्रॉम इंडियन फ्यूना. अब प्लांट्स में क्या क्या डिसअपियर हो चुका है, वो है ब्रह्म कमल एंड सर्पगंधा.
ये जो 2 स्पीशीज़ है प्लांट स्पीशीज़, ये हमारी एक्सटिंक्ट हो चुकी है. थ्रेटेंड स्पीशीज़ आर लॉस्ट दोज स्पीशीज़ विच हैव ग्रेटली रिड्यूस इन नंबर. थ्रेटेंड स्पीशीज़ वो हैं जो कि बहुत ही नंबर में कम होती है या बहुत ज़्यादा अमाउंट में कम होती है. Their natural habitats have been disrupted, due to which these are near to extinct and likely to become extinct if correlative measure आर नॉट टेकन. अब जो थ्रेटेन स्पीशीज़ है जो कि नंबर में कम है, वो नंबर में कम क्यों हो रही है? जो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी है वो उनसे इंटर रिलेटेड थी, अब वो स्पीशीज़ नहीं है तो उनकी वजह से ये इंटर रिलेटेड कोऑपरेट उन्हीं से करती थी, अब वो नहीं है. इस वजह से इनकी जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ है वो भी नंबर में कम होती जाती है. थ्रेटेंड मतलब कि खतरे में. अब उन्हें कुछ, जैसे कि कोई भी स्पीशीज़ है, अगर उसे एक्सटिंक्ट वाली स्पीशीज़ से फूड मिल रहा होगा या कुछ भी बेनिफिट मिल रहा होगा, अब वो नहीं मिल पा रहा है तो वो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगी. दैट्स वाई ये थ्रेटेंड स्पीशीज़ है. A threatened species is the one of the liable to become extinct if it is not allowed to rise its full biotic potential by removing the causes of threat, which may be habitat deforestation, depletion of food, overexploitation of presence of exotic स्पीशीज़. अब जैसे मैंने पहले बताया कि अगर वो डिपेंड करती है हैबिटाट डिफॉरेस्टेशन के थ्रू, या उस पे ही उसका फूड ख़त्म हो गया है या उस किसी स्पीशीज़ की वजह से उसे हैबिटाट मिल रहा है तो स्पीशीज़ खतरे में आ गई. जैसे एक तरीके से अगर एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है, अगर उस पर किसी भी तरीके से हैबिटाट की तरीके से या उसको रहने के लिए जगह मिल रहा है या उसको फूड मिल रहा है. अब जैसे कुछ स्पीशीज़ हैं, अब वो किसी और एनिमल के थ्रू ईट की जा रही है, बट अब अगर उन एनिमल्स को वो स्पीशीज़ नहीं मिल रही है तो वो किसी और स्पीशीज़ को ईट कर रहा है, तो क्या हो रहा है? ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है जो स्पीशीज़ है, तो उसकी वजह से उनका नंबर रिड्यूस होता जा रहा है, उनके नंबर कम होते जा रहे हैं. तो एक स्पीशीज़ क्या हो रही है? एक तरीके से रिड्यूस होती जा रही है नंबर में, यानी कि खतरे में है, इसलिए इन्हें थ्रेटेंड स्पीशीज़ कहते हैं. अब इन्हें हमें कंजर्व करना चाहिए, यानी उन्हें प्रोटेक्शन देना चाहिए. उसके लिए लॉज या गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, पार्क्स, ये सारे क्रिएट करने चाहिए. देयर इज़ अ इंटरनेशनल बॉडी विच मेंटेन रिकॉर्ड द थ्रेटेंड स्पीशीज़. अब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि थ्रेटेंड स्पीशीज़ को रिकॉर्ड को मेंटेन करती है. इट इज़ अ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN. इसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. इट इज़ हेडक्वार्टर एट मॉर्गे, स्विट्ज़रलैंड. इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के मॉर्गे में. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन. Step to conserve biodiversity. Cutting of tree, it means deforestation, should be avoid, यानी कि डिफॉरेस्टेशन को अवॉइड करना चाहिए. प्लांटिंग ऑफ ट्री, अफॉरेस्टेशन शुड बी अंडरटेकन. ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाना चाहिए, अफॉरेस्टेशन करना चाहिए. हंटिंग ऑफ एनिमल विच इज़ बैंड शुड बी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड. एनिमल की हंटिंग को स्ट्रिक्टली बैंड करना चाहिए. इलीगल ट्रेड इन एनिमल स्किन एंड एलिफेंट टस्क शुड बी चेक्ड. इलीगल ट्रेड यानी इलीगल व्यापार जो एनिमल स्किन का या एलिफेंट टस्क मीन्स कि हाथी दांत का किया जाता है, उसको इलीगल को टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए. डिपेंडेंट ऑन वुड एज अ फ्यूल शुड बी रिड्यूस. कि वुड के ऊपर जितने भी फ्यूल डिपेंडेंट करते हैं उनको रिड्यूस यानी उन्हें कम करना चाहिए, डिपेंडेंस कम करनी चाहिए वुड से. अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी इनकरेज. और जो भी दूसरे एनर्जी के सोर्सेज हैं उनको इनकरेज करना चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए. टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फ्यूना, प्रोटेक्टेड एरिया लाइक बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरीज हैव बीन एनमार्क्ड. यानी कि फ्लोरा एंड फ्यूना, प्लांट्स एंड एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क, सेंचुरीज़ को बनाना चाहिए, इनमार्क करना चाहिए या पहले से ही उनके लिए जगह ढूंढ के रखनी चाहिए. अफेक्टिव सिस्टम टू प्रिवेंट एंड फाइट फॉरेस्ट फायर शुड बी इस्टेब्लिश्ड. अब फॉरेस्ट फायर्स को फाइट करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए
इफेक्टिव सिस्टम या कुछ ऐसे तरीके ढूंढे जाने चाहिए जिससे कि फॉरेस्ट फायर ना हो, ताकि डिफॉरेस्टेशन को रोका जा सके। रेगुलर सर्वे टू मॉनिटर द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज इन फॉरेस्ट शुड बी कंडक्टेड। रेगुलर सर्वे करना चाहिए, जो फॉरेस्ट स्पीशीज़ है उनकी कितनी पॉपुलेशन है या कुछ कम हुआ है, इनको मॉनिटर करते रहना चाहिए। गवर्नमेंट शुड मेक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड लॉज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। गवर्नमेंट को फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए। वी ऑल हैव प्ले अ रोल इन अ कंजर्वेशन फॉरेस्ट। हमें उन्हें फॉलो करके कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में एक रोल प्ले करना चाहिए। एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर द मासेस शुड बी कंडक्टेड ऑन अ लार्ज स्केल। एनवायरनमेंट के अवेयरनेस के जितने भी प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा चलाने चाहिए ताकि लोग अवेयर हो सके। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स NGOs, शुड बी प्रोवाइड इनकरेज इन अंडरटेकन कंजर्वेशन वर्क। NGOs को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि अपना जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सके और ये जो बायोडाइवर्सिटी है या जो भी फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन है उसको रोका जा सके या बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया